लेकिन शोध के लिए हम सभी जानते हैं कि एक तरह से उस तरह का माहौल नहीं है जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही जाती है, क्योंकि शोध का मतलब ही एकेडमिक होता है और शोध का मतलब ही होता है कि हम वैज्ञानिक अप्रोच के साथ चीज़ों को बाहर लाते हैं। वो पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनको, जैसा कि उस शब्द में ही नियत है अंग्रेजी के रिसर्च, वो सर्च नहीं है, रिसर्च है, तो उसको हम फिर से युग के अनुरूप, समाज के अनुरूप, अपने माहौल के अनुरूप उसको फिर समाज को उसके उपयोग के लिए लाते हैं और बताते हैं कि भाई ये साहित्य हमारे काम का है। देखिए, हिंदी साहित्य में विमर्श मूलक जो साहित्य आया है, सचमुच में उस साहित्य के कारण जो है हमारे खासकर भाषाई जो दुनिया है उसमें एक तरह से कहना चाहिए नई ऊर्जा और नई चेतना भर गई है। केवल हिंदी में ही नहीं, भारतीय भाषाओं में भी जो है यह चेतना उभर करके आई है। एक नया गवाक्ष खुला है, नया दरवाजा खुला है, नई खिड़कियां खुली हैं, नए रोशनदान खुले हैं समाज को समझने के लिए। विमर्श मूलक जो साहित्य है, सचमुच में विमर्श या अस्मिता मूलक साहित्य, ये अस्तित्व की तरह से पहचान के लिए जद्दोजहद हम हैं। जैसे कि अस्तित्ववादी कहते थे कि हमारा अस्तित्व है, उसमें व्यक्तिवाद भी है, समष्टि तक यात्रा जाती है, लेकिन बहुत बड़ा था इस देश में जिसके अस्मिता की कोई पहचान ही नहीं थी। वो अपने मालिकों के द्वारा जाना जाता था, गुलाम और दास था, उसकी अपनी कोई यत्ता या स्वतंत्र सत्ता नहीं। वो इस देश की राजा था, प्रजा था, और दूसरे लोग मालिक थे, उनके रहनुमा थे, और उनके सब कुछ वही थे। यही हाल स्त्रियों का भी रहा। स्त्रियां भी इस समाज में दोयम दर्जे की रही हैं। उनको तो उपभोग की वस्तु माना गया, उनको जैविक अस्तित्व उनका होते हुए भी उनको उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसकी वे हकदार थी। अच्छा है कि भारतीय संविधान ने लैंगिक भेदों को समाप्त किया और हम देखते हैं कि अब हम अपने की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के साथ अब हम किन्नरों को भी थर्ड जेंडर में ले आए। वो भी अब जो है हमारे इस शाश्वत जगत का एक अस्मिता मूलक जो है चेहरा बनकर के उभरे हैं, उनकी भी पहचान बन रही है। देखिए, दलित साहित्य की वैचारिकी का, जैसा कि भदौरिया साहब, प्रोफेसर भदौरिया जी, आपने भी तमाम एंगल से स्पष्ट ही कर दिया लगभग, क्योंकि आज की हिंदी जमात में या हिंदी पट्टी में ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की किसी भी, चाहे उड़िया हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कोई भी भाषा हो, सब भाषाओं के लिए विमर्श अब नया नहीं है। विमर्श जो है एक तरह से सर्व स्वीकार्य बन चुका है। दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और स्त्री विमर्श, ये तीनों मूल विमर्श जो हैं एक तरह से इस समय चर्चा में रहे हैं, दशकों से चर्चा में है। मतलब कम से कम 30 साल तो इनको, 30-40 साल चर्चा में हुए हुए हो गया है। आपने तमाम एंगल से बात को रखा है कि ज्योतिबा फुले, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के और संतों से होते हुए और ये बाबा साहब अम्बेडकर तक की परंपरा आती है। और फिर हिंदी में हम देखते हैं कि हीरा डोम और उन्हीं के बरक्स उसी समय हिंदी पट्टी में स्वामी अच्युतानंद हरिहर को हम देखते हैं कि वो विमर्श को लेकर के आ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि हिंदी पट्टी में या हिंदी साहित्य में या हिंदी के आचार्यों ने, हिंदी के आलोचकों ने उनको कोई तवज्जो नहीं उनको, क्योंकि एक तरह से हिंदी में जो हिंदूवाद था वो हावी था, ब्राह्मण वर्चस्व साहित्य में बना हुआ था। सारे के सारे आचार्य हम देखते हैं, लगभग एक ही जाति के सारे आचार्य मिलते हैं। आचार्य महारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, जितने भी आप आचार्यत्व की बात करेंगे, यहाँ ठाकुरों को या वैश्यों को भी प्रवेश नहीं है। दलितों की और
या शूद्रों की तो बात छोड़ ही दीजिए, महिलाओं का भी कोई स्कोप नहीं है। इतनी बड़ी हिंदी पट्टी में जहाँ आधी आबादी, स्वाभाविक है आधी आबादी तो पूरे देश में स्त्रियों की है ही, उसमें भी कोई हिंदी की आचार्य नहीं। आचार्यत्व का काम जरूर किया है निर्मला जैन जी ने, प्रोफेसर निर्मला जैन, लेकिन उनको एक तो वो स्त्री हैं और दूसरा ब्राह्मणेतर हैं, कैसे आचार्य की श्रेणी में रख लेते। आचार्य निर्मला जैन करके उनको कभी विभूषित या संबोधित नहीं किया गया, आपने देखा हो। यद्यपि वो एकलौती हैं आलोचना के क्षेत्र में, यद्यपि आगे चल करके कथा साहित्य को अब टच कर रही हैं हमारी रोहिणी अग्रवाल, वो भी प्रोफेसर हैं, HOD रोहतक में रह चुकी हैं, लेकिन आचारत्व का जो तमगा है वो बड़ा मुश्किल है, वो नहीं मिल पाता है। तो दरअसल ये जो ठेकेदारी रही है कि हम ही निर्णय देंगे, कोई और निर्णय नहीं देगा, हम बताएंगे कि ये कहानी ठीक है कि नहीं है, ये कहानी है भी कि नहीं है, ये कविता के तत्व उसमें है कि नहीं है, हम बताएंगे कौन कवि है कौन नहीं है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य में निर्धारित किया, अपने मानदंड उनके थे, उनके सिद्धांत थे सौंदर्य शास्त्र के, उनके रचना की अपनी कसौटी थी, और उन्होंने जिनको लेना था ले लिया, जिनको छांटना था छांट दिया, कोई क्या कर लेगा। ये जो एक तरह से मठाधीशी थी साहित्य में, जो सामाजिक मूल्य साहित्य में थे वो बरकरार थे और उसने उभरने नहीं दिया। यही कारण है कि जिस मानक से वो तुलसी को कसते हैं या सगुण भक्ति के कवियों को कसते हैं, उसी कसौटी पर कबीर को नहीं कसते हैं, अलग छोड़ देते हैं। वो जाकर के कहते हैं कि ये जो सिद्धों का साहित्य है, नाथों का साहित्य है, ये जैनों का साहित्य है, ये धार्मिक साहित्य है। लेकिन तुलसी का साहित्य, सूर का साहित्य या भक्ति काल का पूरा साहित्य, ये क्या अधार्मिक है। तो उनके अपने टूल्स थे आचार्यों के, और निश्चय ही उन्होंने अपने हित में जो कुनबे खड़े किए थे, जो बाढ़ लगाई थी, वो बाढ़ लोकतंत्र में ढह गई। क्योंकि जैसे ही हमने लोकतंत्र स्वीकार किया तो गोस्वामी जी की वो प्रसिद्ध अर्धाली रामचरितमानस की वो बेकार और व्यर्थ और निरर्थक हो गई। वो जो गोस्वामी जी ने कहा था, और उनके जो प्रशंसक हैं वो बड़ी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे, कहते थे कि जो है जो कीनेशु प्राकृत जन जुग जाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। कितनी प्रसिद्ध अर्धाली उनकी है कि कीनेशु प्राकृत जन जुग जाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। सरस्वती को पछताना पड़ेगा जो कभी सामान्य मनुष्यों के गुणगान करेगा। लेकिन वो गोस्वामी जी कुछ भी देख रहे हों, लेकिन आगे का 1950 का देश नहीं देख पा रहे थे कि जाकर के सामान्य आदमी जो है, जो हाशिए का आदमी है, जो कॉमन मैन है, जिसको जनता जनार्दन सरकारें कहती हैं, वो जनता जनार्दन जो परमात्मा या मुख्य भूमिका में है, अब उसके गुणगान करके ही कुछ होगा। निराला की जिस तरह से राम की शक्ति पूजा की एक और प्रशंसक मिलते हैं, लेकिन भिक्षुक को और वह तोड़ती पत्थर को भी उनके प्रशंसकों की भरमार है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मानदंड गोस्वामी जी ने निर्धारित किया था कविता के लिए, कवियों के लिए, कि भाई कवि तो वही है जो राजा के गुणगान करे या परमात्मा के गुणगान करे, ईश्वर के गुणगान करे, वो कवि है। लेकिन हम देखते हैं कि अब हम इस दौर में आ गए हैं कि सारा का सारा भक्ति काल अब जो है प्रश्न सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। हम देखते अभी हंस का आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़ा तो देख लेना, दिसंबर का अंक, नवंबर का अंक और जनवरी का, माने नवंबर, दिसंबर और जनवरी का। अशोक कुमार जी गया के हैं, बिहार गया के, उनका हंस में भक्ति काल को लेकर के और मध्य काल को लेकर के, रीति काल और भक्ति काल को लेकर के 3 किस्तों में लंबा लेख है, उसको पढ़ डालिए। और उनके लेखों का आशय यही है कि भक्ति साहित्य और रीति साहित्य हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि अब कला कला के लिए नहीं है, अब कला जीवन के लिए है। और जीवन जो साहित्य में धड़कता हो वो जीवन है, वो जीवन नहीं है जो रीति काल में बिहारी, पद्माकर या जाकर के विद्यापति तथा तमाम जो रीतिकालीन कवि हैं, जो श्रृंगारी कवि हैं,
या जो चरणकालीन कवि आदि कवि थे, जो वीर गाथा काल के कवि थे, वो जो कवि हैं झूठ रच रहे थे, जो झूठ रहे थे दरबारों में, अपने सामंतों को, अपने राजाओं को, अपने दरबार के मुख्य को प्रशंसा करने के लिए, उनको उनसे पगार पाने के लिए, उनसे असरफियाँ लूटने के लिए जो झूठा साहित्य रच रहे थे, वो अब खारिज कटघरे में। अब ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्यों हम बिहारी सतसई को पढ़ाएं, विद्यापति पदावली क्यों पढ़ाई जाए, क्या इसका मूल्य है? क्योंकि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, और आज का साहित्य किस रोशनी में देखा जाएगा? संविधान की रोशनी में देखा जाएगा। यदि संविधान सम्मत कोई साहित्य नहीं है, हम देखते हैं थोड़ा, देखिए साहित्य वही साहित्य है जो हमारा संविधान, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसको यदि साहित्यकार आत्मसात नहीं करता तो फिर समझिए कि उसका लिखा दो कौड़ी का, हमारे किसी काम का नहीं। वो किसी देश के, एक लोकतांत्रिक देश में उसका कोई मूल्य नहीं। वो कविता, वो कहानी, वो उपन्यास, वो लघु कथा, वो नाटक किसी काम का नहीं है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को संवर्धित ना करता हो, हमारे गणराज्य को मजबूत ना करता हो, हमारे भारत को मजबूती प्रदान ना करता हो, जो हमारी एकता और अखंडता को मजबूत ना करता हो, वो साहित्य दो कौड़ी का है, वो किसी काम का नहीं है। और ऐसे साहित्यकार की जगह साहित्य जगत में नहीं, बल्कि उसकी जगह जो है साहित्य के बाहर की दुनिया में है। वो और कुछ हो सकता है, लेकिन साहित्यकार नहीं हो सकता है, ये विमर्शों ने सिद्ध कर दिया है। हम देखिए, स्त्रियों ने जब अपनी आवाज उठाई, कहा गया कि ये तो हम पहले लिखते रहे भाई, स्त्रियों को लिखने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन आपने जो लिखा, आपने बिहारी बनकर के जो लिखा, केशव बनकर के जो लिखा, पद्माकर बनकर के जो लिखा, विद्यापति बनकर के लिखा, जयदेव बनकर के जो लिखा, वो हम सबके सामने है। लेकिन अब स्त्रियों का जो लिखा हुआ है, वो अपने बारे में अपना खुलासा खुद कर रही हैं, वो अपनी सहानुभूति को ला रही हैं, उसको सुनिए। और वो एक तरह से यथार्थ है और वो प्रमाणित है। इसी तरह से दलितों ने जब अपनी दुनिया को साहित्य जगत के सामने लाए, तो परखच्चे उड़ गए उनके भद्रलोक के। हम देखते हैं कि अभी भी बंगाल में भद्रलोक कहा जाता है। जो तथाकथित इलीट क्लास के लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, उनको भद्रलोक के कहा जाता है, और शेष लोग अभद्र हैं। कल्पना करिए, माने भाषाई अत्याचार कितना बड़ा है। अभी आप डिबेट में सुन रहा था परसों, तो वहाँ कह रहे थे वो कि भाई ये भद्रलोक की बात है, और बकाया जो है अभद्र है। माने वो भद्र जो, जिनकी जाति श्रेष्ठ है, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर हैं, जिनके पास अपने जाति का दम्भ है, अहंकार है, वो भद्र है। और जिनके पास जाति नहीं है, जो नीची जाति के हैं, तथाकथित निम्न जातियों से हैं, वो अभद्र हैं। ये एक मानक जो था, वो मानक जो है अब व्यर्थ चला गया है। हम देखते हैं गुरु की क्या कल्पना की गई थी, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा कहा गया था, क्योंकि उन्हें ये भान ही नहीं था जो गुरु परंपरा में थे। क्योंकि ब्राह्मण गुरु का पर्याय था, विश्वामित्र गुरु के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उनको जो है गुरु के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई, बड़ा मुश्किल रहा। उनको अलग से काशी में कहा गया है कि काशी में उन्होंने अलग से अपनी वो बसाई दुनिया। लेकिन उनको जो ये भारत है, जो पौराणिक भारत है जिसमें आख्यान मिलते हैं, उसमें बेचारे संघर्ष करते हुए परेशान रहे, उनको वो नहीं मिल पाया हिस्सा, क्योंकि ब्राह्मण ही गुरु है। इसीलिए कबीर आदि ने कहा था कि ब्राह्मण गुरु जगत का, लेकिन वो जो है जगत का भले ही गुरु हो, लेकिन कबीर का या मनुष्यों का गुरु सबका गुरु नहीं हो सकता। और जब गुरुओं की पोल खोली गई, क्योंकि गुरु, अब आप लोग जो है जो रिसर्च कर रहे हैं, जो नेट है, JRF है, ये सब गुरु ही बनना है, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है गुरु बनने का ही है। अब इसमें भारतीय संविधान ने मौका दिया है कि वो जातियां भी जिनको कभी पढ़ने का, गुरु बनने की तो छोड़िए, जिनको कभी पढ़ने का मौका नहीं था, जो पढ़ नहीं सकते थे, तो उनके लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। एकलव्य की परंपरा को हम देखते हैं, कर्ण को देखते हैं, जिनके लिए इस देश में कोई राजपुत्र या राज परिवार के लोग ही पढ़ सकते थे, और राजपुत्रों को पढ़ाने के लिए ब्राह्मण ही नियुक्त हो सकता था।
तो उनको क्या पता था कि कभी इस देश में ऐसे भी दिन आएंगे कि उनकी जो स्मृतियां हैं वो कालवाह हो जाएंगी और भारत का संविधान, तथाकथित एक दलित का लिखा हुआ भारत का संविधान, वो मुख्य ग्रंथ बन जाएगा, इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, सबसे बड़ा पूजनीय ग्रंथ बन जाएगा, जिससे देश चलेगा। अब स्मृतियों से, गीता पुराण या महाभारत या वेदों से देश नहीं चल रहा है, देश चल रहा है भारत के संविधान से, जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके संविधान सभा के तमाम सुझावों को समेटते हुए बनाया है, वो जिसको इस देश ने अंगीकार किया है 1950 में, उसकी रोशनी में हम खड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि अब स्त्रियां जो जिनकी आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, चार दीवारी के बाहर स्त्री की आवाज नहीं जाना चाहिए, यदि वो चार दीवारी के बाहर उसकी आवाज चली गई, जोर जोर से बोलती है, तो वो बेकार है, वो व्यर्थ है, वो कुलीन नहीं है, वो उस परिधि में नहीं है, शिष्टाचार की परिधि में नहीं है। लेकिन आज स्त्रियां बोल रही हैं। आप देखते हैं कि मीडिया पे तो खासकर स्त्रियां ही छाई हुई हैं। हम देखते हैं किस तरह से बखिया उधेड़ती हैं। उनका अपना एजेंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है जो भी एजेंडा उन्हें दिया जाता है उसको मजबूती के साथ रखती हैं, ये स्त्रियां ही हैं। ये स्त्रियों को किसने अधिकार दिया है? ये किसी भगवान, ये किसी वेद शास्त्र ने नहीं दिया है, ये अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। और वो आज हमारे विश्वविद्यालय में तो आधे से अधिक लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कों से उनकी संख्या अधिक है, मेरिट भी वो सर्वाधिक लाती हैं। और भले तथा वो लोग जो है वो अब गुरु परंपरा में आ गए हैं, अब वो पढ़ने लगे हैं और आ गए हैं परंपराएं हूँ, प्रोफेसर और आचार्य या विभागाध्यक्ष हुआ हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। क्योंकि अब इससे गुरु परंपरा नहीं हो सकता है कोई, जो संविधान की रोशनी में हमें मिला है। ये जो पद मिला है, ये इसीलिए मिला है, जिसके लिए संघर्ष करते रहे विश्वामित्र, वो हमको संविधान की रोशनी में मिल गया। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया तो वो हमको मिल गया है। तो ये लेकिन जब गुरुओं की पर्दा उठाया गया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ, तो प्रारंभिक तौर पर जब देश आजाद हुआ तो 1950 के बाद जो स्कूल खुले, उन स्कूलों में जब दलित बच्चों को जाने की तलाशी मिली, प्रवेश उन्हें मिला, तो देखते हैं गुरुओं का व्यवहार क्या था। जो गुरु थे, आप जूठन के गुरुओं को देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के गुरुओं को देखिए, उनका व्यवहार देखिए, वो किस तरह से गाली गलौज से पेश आते हैं। जबकि कहा गया है कि गुरु तो ब्रह्म के बराबर होता है, जो अक्षर ज्ञान देता है वो तो बहुत पूजनीय होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन क्या जूठन में जो गुरु आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के गुरु, वो वाल्मीकि समाज के बच्चों को उस दृष्टि से देख रहे थे? क्या तुलसी राम के गुरु, जो मुर्दैया के गुरु, मुर्दैया में जिनका उल्लेख है, वो उस तरह से देख रहे थे क्या? हम देखते, चाहे शिवराज सिंह बेचैन या जो भी जितनी भी दलित आत्मकथाओं में जो हमें गुरुओं की परंपरा मिलती है, जिनको प्रारंभ में पढ़ने का मौका मिला, वो किस तरह से वो जो है अंगूठा नहीं काट सकते थे, लेकिन वो नंबर काटने में, वो स्कूल से उनको भगाने में, मारपीट करके भगाने में, इसमें माहिर रही। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो मिथ गढ़े गए थे कि ये हो वो सब मिथ टूटे। अब जाकर के दलित साहित्य में जब दलित साहित्य आया है, तो दलित साहित्य किस पर खड़ा है, दलित साहित्य का बेस क्या है, दलित साहित्य क्यों इतने वर्षों तक खड़ा? हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के बड़े बड़े वाद ज्यादा लंबे नहीं चल पाए हैं, उनकी उम्र अधिकतम 20 या 30 साल रही है। हम कोई बात प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या जाकर के अज्ञेय का जो प्रयोगवाद है, वो नई कविता का युग, या हम देखते हैं कि द्विवेदी युग है, या जाकर के प्रेमचंद युग, ये सब युग कितनी इनकी इनकी सीमा अवधि कितनी थी? बहुत कम थी। लेकिन जब से विमर्शों का युग आया है, 80 से चले हैं, तो 20 और 20 40 साल उनको हो गए हैं, और अभी कब तक चलेंगे कहा नहीं जा सकता है। क्यों? ये शाश्वत मूल्यों को लेकर के, विमर्श मूलक जो साहित्य है वो शाश्वत मूल्यों को लेकर के है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक किसी भी दलित के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी भी स्त्री के साथ भेदभाव हो रहा है, किसी भी आदिवासी के साथ भेदभाव हो रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले जो नागरिक हैं, उनके साथ समता का, बंधुता का, प्रेम का यदि व्यवहार नहीं होता है, तो फिर जब तक ये लड़ाई जारी रहे। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि दलित साहित्य का भविष्य क्या है? मैंने कहा उसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान में जो मानवाधिकारों की बात कही गई है, जो मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, जो कर्तव्यों की बात कही गई है, जो संविधान की मंशा है, वो दलित साहित्यकारों की मंशा है। ये दूसरा ये है कि विमर्श मूलक साहित्य किसके खिलाफ?
तो चाहे स्त्री वंश हो, चाहे दलित वंश हो, दोनों खिलाफ हैं पितृसत्ता के, दोनों खिलाफ हैं धर्म सत्ता के, दोनों खिलाफ हैं धर्मशास्त्रों, क्योंकि दोनों को किसने बर्बाद किया? स्त्री को स्त्री नहीं होने दिया और दलित को मनुष्य नहीं होने दिया। वो राक्षस था, पिशाच था, माने दैत्य था, कुछ भी था, लेकिन वो आदमी होकर के आदमी नहीं था। और दूसरी तरफ जो आदमी थे, वो आदमी होकर के भी भूदेव थे, धरती के देवता थे, लेकिन और वो जो है कोई राजपुत्र कौन थे? भगवान के प्रतिनिधि थे, परमात्मा के प्रतिनिधि वो थे, लेकिन वो क्या वास्तव में जनता के भी प्रतिनिधि थे? तो अब ये देखा जा रहा है। तो जो दलित विमर्श है, उसका मूल आधार भी यही है कि वो शास्त्रों, स्मृतियों, भाग्य, भगवान, जन्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, इन सब के खिलाफ। स्त्री विमर्श भी लगभग थोड़ा बहुत मतलब अंतर को छोड़ करके हम देखते हैं, स्त्री विमर्श भी शास्त्रों के विरोध में है, क्योंकि स्त्री को जो है वो कहा गया है कि वो उसके लिए जो पति है वो सब कुछ है, परमात्मा है, परमेश्वर है, और वो चाहे किसी तरह से, वो आज की भाषा में दिव्यांग हो, और जो हमारी पारंपरिक भाषा है, चाहे वो कुष्ठ रोगी हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अंधा हो, किसी प्रकार का हो, इस जन्म में वो तुम्हारा साथी है और 7 जन्म की कामना करो कि वो तुम्हारे साथ रहे। मैंने तुम्हें कोई हक नहीं, स्त्री को कोई हक नहीं है। पुरुष को तो हक है कि वो अपने हरम में राजा बन करके सैकड़ों रानियां रखे, वो अपने हरम में कई शादियां कर करके लाए, लेकिन स्त्री को कोई हक नहीं है कि वो ऐसा। उसको तो जीने का, पति के बाद जीने का भी हक नहीं था, उसको सती होना ही था, वो नहीं जी सकती थी। जब तक पति है तब तक उसकी जिंदगी है, पति गया तो उसको भी जाना है। सती प्रथा का अंत बड़ी मुश्किल में अंग्रेजों के कारण हम लोग कर पाए हैं, और अब तो ये जो है उसका गायन या महिमन करना दंडनीय अपराध, एक तरह से राष्ट्रीय अपराध है, आप कह नहीं सकते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि स्त्री को स्त्री होने में जो सबसे बड़ी बाधा दी है, वो किसने दी है? शास्त्रों ने, धर्मशास्त्रों ने। और वो किसी भी धर्म के शास्त्र हों, स्त्री को आगे नहीं बढ़ने दिया, दलितों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्लैक लिटरेचर जो, जैसे ब्लैक पैंथर जो था, उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र में दलित पैंथर बना, और ब्लैक लिटरेचर के भी उस पर दलित लिटरेचर आया। तो साफ साफ तौर पर ये है कि ये जो साहित्य आया है, इस साहित्य ने मनुष्यता का जो परचम है उसको लहराया है, और मनुष्यता का परचम जब लहराएगा किसी भी धरा पर, वो सचमुच में बड़ा काम होगा, क्योंकि सबका काम यही है, सबका मूल उद्देश्य है। साहित्य का भी यही उद्देश्य है कि वो समाज का दर्पण बने। लेकिन पहले का समाज का दर्पण था, हम देखते हैं पूरे रीति काल में जो जिसको डॉक्टर धर्मवीर ने रति काल कहा है, जिसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने श्रृंगार काल कहा है। तो ये जो काल था, ये श्रृंगार काल सजा हुआ था। इसमें कोई स्थान, मतलब स्त्री की कायक, उसका कायक वर्णन था। राजाओं को परोसने की वस्तु थी वो, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से राजा जो है, किस तरह से सामंत जो है उत्तेजित हो, वो स्त्री देह के प्रति उसका आकर्षण किस तरह से बढ़े, इसके लिए साहित्य रचा गया है। पर शर्म आती है उस साहित्य को पढ़ते हुए। आप यहाँ तक कि जयदेव का गीत गोविंद है, वो कटघरे में है। राधा कृष्ण को लेकर के कितनी फूहड़ कल्पनाएं की गई हैं, और कहा गया है कि इसको पढ़िए, उस कामुक साहित्य को पढ़िए तो तुम्हारे जो है पाप नष्ट हो जाएंगे और स्वर्ग मिलेगा। क्या मतलब हुआ? ये जो साहित्य है, ये सचमुच में जो त्याज्य है, उसको जाकर के, वो राजा महाराजाओं का साहित्य था, राजा महाराजाओं के लिए मनोरंजन के लिए साहित्य था। असरफियाँ एक एक दोहे पर एक एक असरफी मिली है। गनीमत है कि वहाँ भूषण जैसे कवि ने अपने आप को बचा लिया, और वो जाकर के राष्ट्रीय विचारधारा के कवियों में आज शुमार हैं, लेकिन वो अधिकांश तो बच नहीं पाए हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि साहित्य जो था वो जनता से कटा हुआ था, वो जनता की आवाज नहीं था। भक्ति साहित्य भी हम देखते हैं कि सगुण भक्ति का साहित्य तो स्त्री के विरोध में था ही, लेकिन निर्गुण भक्ति के जो साहित्यकार हैं, हमारे कवि हैं, वो भी उस दायरे में आते हैं। तो वहाँ भी स्त्री को जो है पापनी कहा गया है, माया कहा गया है, महाठगनी कहा गया है, क्योंकि स्त्री का जो रूप हम नाथों व सिद्धों में देखते हैं, सबसे पहले सिद्धों में देखते हैं। सिद्धों के यहाँ जो तंत्र मंत्र है, जो सिद्धियां हैं, वो सब स्त्री को वो भोग्य बना करके उसको कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि नाथों और सिद्धों का जो है
कुछ दलित साहित्यकारों ने समर्थन किया है, लेकिन वो साहित्य भी जहाँ तंत्र है, जहाँ कामाचार है, जहाँ वाम मार्ग है, वहाँ जाकर के स्त्री को केवल जो है एक प्रयोग के तौर पर रखा जा रहा है। वो साहित्य कैसे कहा जाएगा? कोई स्त्री है भी नहीं, नाथों में तो है लेकिन वहाँ नहीं है स्त्री, और वो एक तरह से भोग्य बनी हुई है। यही कारण कि जब नाथ संप्रदाय आया उन्होंने स्त्रियों को वर्जित कर दिया, कहा कि स्त्रियां जो है क्योंकि वामाचार बढ़ गया था, यौनाचार बढ़ा था साहित्य के क्षेत्र में, तो उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। और वो परंपरा निर्गुण कवियों में खासकर वो उससे मुक्त हमारे कबीर साहब नहीं हो पाए। कबीर ने भी जो है नारी को केवल उस रूप को उन्होंने स्वीकार किया है जो पतिव्रता है। पतिव्रता नारी भली मैली कुछ कुरु, पतिव्रता के रूप पर 1200 कुरु बकाया, तो उनके लिए जो है वो कहते हैं कि जो नारी के साथ है तो वो तो बहुत मुश्किल में चीज है। इस तरह की उनकी तमाम उक्तियां हैं जैसे सहमत नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने साफ तौर पर कहा था कि निर्गुण कवियों से भी हमें कोई उत्तेजना नहीं मिलती है, निर्गुण कवियां भी कभी भी हमारे उस काम के नहीं है, और उससे मैंने कुछ तौर पर मैं भी उसको मानता हूँ कि कबीर का जो या जो हमारे निर्गुण पंथ कबीरदास का जो अध्यात्म है, जो उनका निर्गुण जो ब्रह्म है, उसके साथ हम नहीं खड़े, क्योंकि वो क्या है कि जीवन के बाद की बात करते हैं, जीवन में क्या होना है इसकी बात नहीं करते। यद्यपि कबीर जो है कबीर का जो बहुत कुछ साहित्य है वो हमारे काम का है, जो सामाजिक बदलाव के लिए है, जो पाखंड पर कुठाराघात करता है, जो कुरीतियों पर कुठाराघात करता है, वो हमारे पक्ष में है। हमारे पूरे कबीर हमारे काम के नहीं, पूरे रविदास हमारे काम के नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति में भी लोगों ने अपने राजपूत जो राजनेता है, जो राजपुरुष हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनको अपने अपनी तरह से लिया है। पूरा लेने में तो ऐतराज है। हम देखते हैं कि हमारी जैसे इस समय सत्ताधारी पार्टी है, गांधी भी उनके प्रिय है, सुभाष भी उनके प्रिय है, लोग जाकर के उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके हैं। लेकिन क्या पूरे पटेल सरकार को मुफीद बैठेंगे? क्या पूरे गांधी मुफीद बैठेंगे? जहाँ मुसलमान की लाश पर जाकर के वो कहते थे कि मेरी लाश पर जो है पाकिस्तान बनेगा, जो सर्वधर्म संभाव की बात करते, पूरा गांधी होना चाहिए, उनके काम का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम भी चॉइस करते हैं। यद्यपि डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर पर बहुत रिसर्च की है और उन्होंने कहा है कि जो कबीर के जो ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण जो भक्ति के जो साखियां हैं या पद हैं वो प्रक्षिप्त है, लेकिन अब इसका कोई पैमाना अब आज तो बचा नहीं। प्रक्षिप्त है तो उसके लिए क्या करें? या तो उनको हटा, प्रक्षिप्त है तो हटा दें, सारे के सारे पंचायत करके सारे हिंदी के आचार्य बैठ करके कहें जो स्त्री के विरोध में है या जो दलितों के विरोध में, सबको हटाइए। किसी भी कवि के जो साहित्य है उसको हटाइए, कोई ऐसी चूरी बनाइए, वो संभव है नहीं, तो कैसे होगा? तो ये जो पैमाने हैं ये बदलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो दलित साहित्य स्त्री विमर्श जो है, ये जो साहित्य है ये मानवीय साहित्य है, ये मानवीय संवेदना से भरा हुआ साहित्य है, और शोधार्थियों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आप कल्पना करिए, मैं सोचता हूँ कि यदि दलित विमर्श नहीं आया होता, स्त्री विमर्श नहीं आया होता, आदिवासी विमर्श नहीं आया होता, तो आपके पास क्या होता है? मैंने कल्पना करिए कि हम क्या करते, हमारे पास जो है छाया
के अनुसार बाबा साहब का जो सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच है स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए, उस रक्षा कवच के दायरे में रह करके अपने आप को खड़ा किया। और हम देखते हैं कि आज जो है हिंदी की मुख्य विधा के रूप में आत्मकथा खड़ी हुई है। आत्मकथा को एक नया रूप मिला है, आज आत्मकथा छाई हुई है। और आत्मकथा में प्रवंचना जो है, जो झेला गया है, जिसको झेला है, वो सब हमारे सामने है। जबकि उस समय सवर्णों की आत्मकथाओं में तो महिमा मंडन होता था, जो बड़े पदों पर रहे उन्हीं की आत्मकथा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, महात्मा गांधी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, जो जो बड़े, जो तथाकथित बड़े हो जाते थे उनकी थी। पर ये सब छोटे लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, जिनको कोई पूछता नहीं था। ओम प्रकाश, मैं देखता हूँ खासकर आत्मकथा शिवराज सिंह बेचैन की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज एचओडी है, उनकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर, उसको देखिए। वहाँ वो एक बच्चा जिसका पिता जो है गुजर जाता है और माँ जिसकी जो है 2-3 जगह घर बसाती है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को कहीं शरण नहीं मिलती है। और आखिरकार वो बच्चा किस तरह से लावारिस घटता घूमता एक बाल मजदूर बन करके संघर्ष करता हुआ दिल्ली की सड़कों पर नींबू पानी बेचता हुआ, और आज उसी राजधानी में जाकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की जाकर के जहाँ बड़ा मुश्किल था, वहां जाकर के जनरल कैटेगरी में प्रोफेसर के पद पर होते हैं, और आज जाकर के वो एचओडी वहां पर बनते हैं, जिनका बचपन का कोई सहारा ही नहीं था, समाज में कोई सहारा देने वाला नहीं था। किस तरह से संघर्ष करके, इसी तरह से मुर्दैया में देखते हैं कि तुलसीराम जी, वो कहते हैं तो मैं दलित था, और दूसरा एक मतलब आंख से मैं अंधा था। तो अंधे के लिए तो भाई बड़ा हमारे भारतीय समाज में, खासकर शास्त्रों में इस तरह की परंपरा गढ़ दी गई थी कि जाकर के अष्टावक्र को भी व्यंगों के बाण झेलना पड़े थे। जनक के दरबार में जब पहुंचते वहां भी व्यंगों के बाण झेलना पड़ते हैं, तब उनको कहना पड़ता है कि मुझे देखते हो या मेरे इस रूप को। जयसी जी को भी ये पीड़ा भोगनी पड़ी है, तुलसीराम को भी ये पीड़ा भोगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं दलित था, और दूसरा मैं जो है एक तरह से काना था, तो काने को अशुभ माना जाता है, काने को, लूले को, लंगड़े को, इनको कहा जाता था कि ये जो आजकल मोदी जी की भाषा में इनको दिव्यांग कहा जा रहा है, तो वो तो समाज में उपेक्षित रहे। उनको कोई अब विकलांग विमर्श की भी चर्चा चली है कि उनका भी विमर्श, उनको भी संविधान ने रक्षा कवच दिया हुआ है, उनको भी आरक्षण का सुरक्षा कवच मिला हुआ है, जिनको हम अच्छी नजर से नहीं देखते थे। कहते थे कि सुबह सुबह किसी अंधे का मुंह नहीं देखना चाहिए, देख लिया तो बेकार हो गया। और किस तरह की हमने कहावतें गढ़ रखी थी हिंदी में, तो वो कहावतें प्रचार थे देहात में, गाँव में कहावतें और मुहावरे, विकलांगों को लेकर के कितने भयावह मुहावरे हैं, कितनी पीड़ा होती है। जातियों को, खासकर नीच जातियों को लेकर के भी किस तरह के मुहावरे और गालियां गढ़ी गई हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ा विचित्र जो माहौल हमारे देश में शास्त्रों के अनुसार जो बना रखा था हमने, वो समाज जो हमने रचा था, जिस समाज में दम घुटता था, मतलब जिस समाज में आप सांस नहीं ले सकते। आप कल्पना करिए कि आज भी 72वां हमने गणतंत्र दिवस मनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी दलित जो है वो कार से चलना चाहता है। माने देखिए, दलित और स्त्री दोनों के लिए कितनी परेशानी है। स्त्री यदि अपनी मर्जी से कहीं घूमना चाहती है, किसी भी समय जिस तरह से लड़के निकलते उस तरह से निकलना चाहती है, जिस तरह से उसके कपड़े लड़के पहनते उस तरह के कपड़े पहनना चाहती है, जहाँ पढ़ना है वहां पढ़ना चाहती है, जो नौकरी करना है वो करना चाहती है, नहीं करने दी जाती है। उसको परेशानी, उसको बाधा पैदा होती है। यदि संविधान का रक्षा कवच पैदा न हो तो कितना मुश्किल हो जाए। अभी जो बम्बई हाईकोर्ट का एक निर्णय नागपुर पीठ ने दिया था, उसकी कितनी भर्त्सना हो रही है। अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो दखल दिया और उस नागपुर के निर्णय को रोक दिया है, जो अदालत ने कहा था कि मतलब जो है किसी किशोर बच्ची को आप जो है उसका त्वचा यदि टच नहीं करते हैं तो वो यौनाचार या यौन अपराध में नहीं आता है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। मतलब आप कल्पना करिए किस तरह के समाज में हम अभी भी जी रहे हैं,
दलित को अपना जाकर के वहाँ सुरक्षा कवच लेकर के गया, तब जाकर के हुआ। फिर भी वहाँ के ठाकुरों ने अपने घर बंद कर लिए, कोई निकला नहीं। मैंने क्या समाज है, किस तरह का समाज है? यदि लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो जाकर के ऑनर किलिंग हो जाती है। जिसने पैदा किया, जिसने पालन पोषण किया, वही मारने के लिए तैयार हो जाती है। ऑनर किलिंग क्या है? जाति से बाहर शादी करना। जिस संविधान में हमने ये वादा किया है संविधान में कि हम जाति का विनाश करेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, हम पंथनिरपेक्ष रहेंगे। देश का माने संविधान का या सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन देश की जनता के जो धर्म है उनकी संविधान सुरक्षा करेगा। लेकिन वो किसी धर्म को उस तरह से रक्षा कवच नहीं देगा, अलग से रक्षा कवच नहीं देगा। तो ये बड़ी विचित्र बात है। तो ये इन सब वर्जनाओं को दलित साहित्यकारों ने तोड़ा है। और हम देखते हैं कि शोधार्थियों को इस क्षेत्र में जाकर के शोध करना चाहिए। नए तरीके से पुनः पाठ हो रहे हैं। कबीर को फिर से पढ़ा जा रहा है, तुलसीदास जी को फिर से पढ़ा जा रहा है, सूरदास को फिर से पढ़ा जा रहा है, सबको फिर से पढ़ा जा रहा है और उनके पुनर्पाठ निर्धारित किए जा रहे हैं। उनको नए मानक और नए टूल्स के अनुसार उनको तराशा जा रहा है। तो ये एक बड़ा काम है जो हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जो शोधार्थी हैं वो दलित साहित्य पर, विमर्श मूलक साहित्य पर रिसर्च करें, उस पर केंद्रित करेंगे कि मानवीय साहित्य है। इसको जो है पहले हम देखते हैं कि पहले हमारे आचार्यों ने, हिंदी के तथाकथित सवर्ण आचार्यों ने इसको नकारा। कहा कि साहित्य भी कहीं दलित होता है। अरे भाई, जब समाज में दलित होता है तो उसका साहित्य नहीं होगा। जब समाज में आदिवासी है तो उसका साहित्य नहीं होगा। साहित्य तो होगा, क्योंकि साहित्य लोक जीवन में भी लोक साहित्य रहा है। तो हम देखते हैं कि जब लिखने पढ़ने की मनाही थी तब भी जाकर के ढीमरों का अपना राग था, धोबियों का अपना राग था, कहारों का अपना राग था, चमारों का अपना राग था, अपनी उनके नाच थे, उनकी शैलियां थी। तो और लेकिन जब जैसे ही आजाद हुए हैं और सबको पढ़ने की स्वीकृति मिली है और संविधान ने सबके लिए मौका दरवाजे खोले हैं, अब जाकर के खिड़कियां खुल गई हैं। तो ये एक तो आप लोगों का भी, शोधार्थियों का भी कर्तव्य है कि वो इन नए चीजों को फिर से देखें और वो देखें गुरु की भूमिका किस तरह से। बड़े आज जो है गुरु जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो भी भेदभाव करते हैं। विश्वविद्यालय में लखनऊ में हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे शोधार्थियों के साथ भी यहाँ भेदभाव होता है। मैं संघर्ष करता रहा। मैं विगत 4-5 साल से मैंने संघर्ष किया है, क्योंकि जब से यहाँ कॉलेज में टीचर्स को जो मार्गदर्शन गाइड बनाने का मौका मिला है, तब से यहाँ के बच्चे जो है दलित और ओबीसी के बच्चों को वहाँ भेजने का प्रयास किया जाता है कि वो विश्वविद्यालय में न रुक पाए। मैंने कोई भी श्रवण शिक्षक जो है दलित को लेने के लिए तैयार नहीं होता है, ओबीसी को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। मैंने यहाँ अखबारों में मैंने कुलपति से मिलकर मैंने यहाँ वकालत की थी, लेकिन कहा गया कि नहीं भाई, अब दोहरा आरक्षण नहीं देंगे। मैंने कहा कि भाई विश्वविद्यालय में यदि 20 सीट है तो 20 में से जो है 10 जनरल के और 10 जाकर के आप एससी ओबीसी के छात्रों को यहाँ मौका दीजिए। तो कहा नहीं, हम दोहरा आरक्षण नहीं देंगे। मैंने क्या बुरा हो जाएगा भाई? अरे जिनको तुमने पढ़ने नहीं दिया, अब पढ़ने की मौका मिला है, उनको भी तुम तरकीब से यहाँ वहाँ भेज रहे हो। तो ये जो टूल्स है, हम देखते हैं अभी भी विश्वविद्यालयों में ये है कि किस तरह से भेदभाव होता। गनीमत है कि अब तो पीएचडी में ये सब आया है। इसके पहले मतलब जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे, यूजीसी से मांग कर रहे थे, तो लोग कहते थे कि भाई पीएचडी में क्या रिजर्वेशन? पीएचडी में तो गुरुओं का रिजर्वेशन था, जो तथाकथित हिंदी विभाग के पंडित पुजारी थे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पोते पोतियां, उन्हीं की बहुओं को रिजर्वेशन था। वो जिसको चाहे उसको भर्ती कर लेते थे। दलित तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसको वो जाकर
खाका अभी बीएचयू का आया था, पूरा खाका आया हुआ था कि किस तरह से श्रवण तबके के जो प्रोफेसर हैं, सारे जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर काबिज है, परीक्षा नियंत्रण से लेकर के सारे पद उन्हीं के पास है। ये क्या मतलब हुआ? जब देश संवैधानिक है, जब देश में पंचायती राज्य है, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य है, वहाँ महिलाओं को आरक्षण है, वहाँ महिलाएं ओबीसी की महिलाएं हैं, दलितों की महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, वो सब कर सकते हैं। मतलब लेकिन जो है हम गांव का रवैया नहीं बदलने देंगे, हम समाज का रवैया नहीं बदलने देंगे। हम गांव में महिला यदि दलित है, महिला आदिवासी महिला है, उसको हम झंडा फहराने के समय ऐतराज है, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का झंडा जो है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति फहरा रहे हैं, वो दलित है, वो जो है 12 बघियों में चल रहे हैं, उनको हमें वो बर्दाश्त है, क्योंकि संविधान के अनुसार हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मतलब इससे तो हमारे राजनेता ही ठीक है, कम से कम वो बघियों में सवार दलित को जाकर के राष्ट्रपति के रूप में सवार होकर के भी उन्हें हेजिटेशन नहीं है, परेशानी नहीं है, वो वहां उनके सामने सलामी दे रहे हैं, हमारी तीनों सेनाओं के राष्ट्राध्यक्ष है वो। लेकिन जो गांव का जो ठाकुर है, गांव का तथाकथित बड़ी कास्ट का तथाकथित बड़ी बिरादरी का जो मुखिया है, जो जमींदार है, वो क्या गांव के सरपंच को जो दलित जाति से या प्रधान या जो चुन करके गया है या सरपंच बन करके गया है, मुखिया बन करके गया है, क्या उसी मन से हम उसको चाहते हैं? हम नहीं देते हैं तलाशी। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम हमसे तो राजनेता ही ठीक है कि वो दलितों को, स्त्रियों को, आदिवासियों को स्पेस देते हैं, लेकिन हम देने को तैयार नहीं है। हम कह देते हैं कि नहीं भाई, ये कोई दलित साहित्य भी दलित का ही होता है, दलित तो हो सकता है लेकिन दलित का साहित्य नहीं हो सकता है। तो ये सब जो चल रहा था, इसको दलित साहित्यकारों ने तोड़ा है, अपनी लेखनी के द्वारा तोड़ा है, और सारा का सारा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के अनुसार लिखा गया है। इसमें जाकर के क्यों और कारण का सब खोजा गया है। दलितों पर अत्याचार होते हैं तो क्यों अत्याचार होते हैं, दलितों पर जो अब देखिए सारा का सारा हम देख रहे हैं कि दलितों के पास क्या है, स्त्रियों के पास क्या है। भारतीय संविधान ने अब जाकर के स्त्रियों को मौका दिया है, अन्यथा इसके पहले स्त्री का जिस घर में पैदा हुई है उस घर में जाकर के 18 वर्ष का जब उसकी शादी होना है, उस घर से उसको जाना ही है, लेकिन जिस घर जा रही है उस घर में पता नहीं क्या होगा। और देख रहे हैं कि गनीमत है कि संविधान ने तलाक की नौबत दी है, तलाक ले सकती है, लेकिन पहले शास्त्रों के अनुसार तलाक का सवाल ही नहीं था, 7 जन्म तक भोगना था। लेकिन अब तो यह है कि जब तक हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हमारा परमेश्वर नहीं है, अब वो लाइफ पार्टनर है हमारा, हमारी लाइफ का पार्टनर है, और लाइफ में जब तक दखल नहीं देगा, अनुचित दखल नहीं देगा, तब तक हम उसको अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम जो है तलाक की अर्जी लगा देंगे। तो ये जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, यही दलितों के साथ है। भाई वो दलित उनको ठीक लगता है जो जाकर के इटपट ना करे, लेकिन यदि दलित ने यदि प्रोफेसर कोई दलित है, डॉक्टर कोई दलित है, कोई इंजीनियर दलित है, और उसने यदि अपना जो हक और हुकूक है, जो उस पद उसकी गरिमा है, उसको मेंटेन करने की कोशिश की, तो परेशानी होती है दूसरे लोगों को। ये दलित साहित्य में हमको देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो कहानियां आ रही हैं, मतलब आप कल्पना करिए कि जाकर के दलितों को मकान किराए पर नहीं मिलता था। मैं भी जब गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर था तो मुझे मकान मिलने में बड़ी परेशानी आई। मैं आलमपुर में गया तो वहाँ बड़ी मुश्किल में मुझको मकान मिला, और बहुत एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे, उन्होंने मकान दिया, लेकिन उनके समाज के लोग उनसे नाराज हो गए। एक जगह तो एक जो है बनिए का मकान किसी तरह से मुझे मिला, तो मेरा सामान भी वहां पहुंच गया था, लेकिन उसने जो है अपनी माँ का बहाना लेकर के कैसा हमारी माँ ने रोटी पानी छोड़ दिया है, कह रहे हैं कि आप तो दलित हैं, ये सामान उठाइए। मैं सामान खोल ही नहीं पाया था कि मैंने कहा भाई सामान तो मैं बाद में उठाऊंगा, पहले तो मैं जेल भिजवाऊंगा, क्योंकि तो तुमने गलत काम किया है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि भाई मैं इस जाति से हूँ, और तुमने कहा था कि नहीं हमें कोई परेशानी नहीं, तुम बहाना। तो बोले सर हमको परेशानी नहीं, लेकिन मोहल्ले वालों को परेशानी, मोहल्ले वाले परेशान है। तो कल्पना करिए आप कैसे, किस तरह का माहौल हमने देश के अंदर पैदा किया है। हम किराए से मकान देने को तैयार नहीं है, लेकिन सवर्णों के ऊपर जब आफत आई है तो दलित जो है, बहुजन जो है, वो अपनी कोख देने को तैयार है किराए। आप कल्पना करिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप देखिए वैसे रामगाथा करने वाले जो है कहेंगे भाई रामचरितमानस में तो जो है गोस्वामी जी ने भीलनी के
करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इलाहाबाद में जो शोधार्थी आप लोग शोध कर रहे हैं उनको वर्चुअल माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है और मैंने अपनी बात रखी है। और ये हक और हुकूक की बात है, ये आपको भी खोल करके आना होगा। देखिए बाबा साहब ने कहा था कि यहाँ कोई बाल्टिया पैदा नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों में कोई बाल्टिया पैदा नहीं हो सकता, उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन ये पैदा होना पड़ेगा। मतलब जो है दलित की पैरोकारी में, स्त्रियों की पैरोकारी में ब्राह्मणों और ठाकुरों के जो होनहार लड़के हैं उनको आगे आना होगा, वही दुनिया बदलेंगे। तुम ही लोग बदलोगे समाज को, तो तुम्ही को बदलना होगा। राहुल सांकृत्यायन तुम्हारे ही पूर्वज थे, नागार्जुन हमारे ही पूर्वज हैं, जिन्होंने हरिजन गाथा लिखी है, जिन्होंने फूलन देवी पर कविता लिखी है, जिन्होंने मायावती पर कविता लिखी है, जो जाकर के नेहरू के खिलाफ कविता लिखते हैं, इंदिरा के खिलाफ कविता लिखते हैं। लेकिन नागार्जुन बड़ा दिल दिखा करके जब मायावती यहाँ मुख्यमंत्री बनती है उनको उनके सपोर्ट में कविता लिखते हैं, फूलन देवी के सपोर्ट में कविता लिखते हैं और कहते हैं कि फूलन देवी का हम समर्थन करते हैं। जबकि आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी हिंदी साहित्य के जो मेन स्ट्रीम का कवि है, किसी ने फूलन देवी पर कविता तो नहीं लिखी है। नागार्जुन सब बात से बच गए हैं। हरिजन गाथा, यद्यपि वो शब्द प्रतिबंधित है, लेकिन हरिजन गाथा उनकी तब की कविता है जब दलित साहित्य नहीं आया था। वो बिहार के बेलछी कांड पर कविता है और उसको हम इनकार नहीं कर सकते, हम लोग पढ़ाते हैं और मैंने दलित साहित्य में उस कविता को रखा था। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो हम भारत के नागरिक हैं उनमें कोई राहुल सांकृत्यायन बन करके आए, कोई भजन कोसलायन बन करके आए, नागार्जुन बन करके आए। ये जो शुक्ल की परंपरा है उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। जो शुक्ल की रसवादी परंपरा है, जो जातिवादी परंपरा है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें लेकर के साहित्य की जो मानवतावादी परंपरा है उसको अपनाना होगा। तो प्रिय छात्रों, शोधार्थियों, हमें अपनी बात करने का मौका मिला आपके बीच में और जैसा कि भद्रे जी ने कहा था 10-15 मिनट आप चाहें तो कुछ मुझसे जो सवाल इस बीच में आप पैदा हुए हों या आपको जो सवाल सचमुच में जो सवाल आपको लगते हों, ऐसा नहीं कि केवल पूछने के लिए पूछा जाए, लेकिन सचमुच में आपको कभी कहीं दुविधा है, लगता है कि कुछ पूछा जाना चाहिए, तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हम दोनों उसके समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना व्याख्यान यहीं पर समाप्त करता हूँ और मुझे एक मौका मिला है, मैंने अपनी बात कुछ रखी है और अनकही कथा है ये, लेकिन फिर कभी किसी मौके पर मैं चाहूंगा कि आप जब पीएचडी करके आए, लखनऊ विश्वविद्यालय भी आपके लिए एक मौका है, यहाँ आइए और जाकर के दलित साहित्य श्री विमर्श को पढ़ाइए और पढ़िए, पहले खूब पढ़िए, इन विमर्शों को पढ़िए, इन्हीं का जमाना है क्योंकि संवैधानिक है, संवैधानिक दायरे में है, इनको पढ़िए, किसी के बहकाए मत आइए। अब जाकर के देखिए कोई मुझसे पूछता है कि भाई तो क्या रामचरितमानस ना पढ़ाई जाए, क्या तुलसीदास ना पढ़ाए जाए, क्या सूरदास ना पढ़ाए जाए, क्या बिहारी ना पढ़ाए जाए, तो मैं कहता हूँ भाई जो जिससे हमारी दुनिया बदलने की जिन कविताओं में हमारी दुनिया बदलने की ताकत हो, मनुष्य के अंदर सहिष्णुता लाने की ताकत हो, मनुष्य के अंदर दूरी ना बढ़े, वो पढ़ा दीजिए। बकाया कोई पूरा का पूरा नहीं हो सकते आप हमारे काम का नहीं। ऐसे माने को आप देखते हैं कोई टैबलेट है, आप दवाई में जाते हैं तो जो अच्छा जो ईमानदार होता है, जो मरीज के साथ जो होता है, वो दवाई लेने यदि मेडिकल स्टोर पे जाता है, टैबलेट लेने जाता है, मेडिसिन लेने जाता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि जो डॉक्टर ने लिखी वही दवा दी कि नहीं, और फिर उसकी डेट देखेगा कि डेट एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। यदि वो दवा वही है लेकिन उसकी तारीख निकल गई है, तब फिर वो मरीज को मार लेगी, वो आपके काम की नहीं। यही साहित्य का है। हम समझते हैं, हम मान सकते हैं कि भाई वो साहित्य एक जमाने में ठीक था, वो उपयोगी था, वो किन्हीं के लिए उपयोगी था, लेकिन अब लोकतंत्र में उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि इस समय उस डोज को आप दोगे तो फिर क्या है, एक्सीडेंट होगा, परेशानी होगी, समाज में बिखराव होगा। तो आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका रीति काल या फलाना काल, जो भी आपका शक्ति का भक्ति काल है, जो भी है वो बड़े काम का है, नहीं काम का था, लेकिन अब इसकी लोकतंत्र में जो तारीख है वो तारीख अब निकल गई है। अब आप जो है, अब आप भगवान को केंद्र में रख करके रचना नहीं कर सकते हैं, आप जाकर के राजा को केंद्र में रचना नहीं कर सकते हैं। अब आपको मनुष्य में केंद्र, मनुष्य आखिरी जो मनुष्य खड़ा हुआ है, गांधी का जो आखिरी हाशिए का आदमी है, उसको केंद्र में रखना है, उसी के दुख दर्द दूर करना है और उसी के लिए आपको संघर्ष करना है, उसी पर कविता लिखना है, उसी पर आपको निबंध लिखना है, उसी पर समीक्षा लिखना है और उसी को आपको करना है। जो ऐसा नहीं करेगा उस पर साहित्य में तो कम से कम कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और ना होना चाहिए। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप तो इलाहाबाद में हैं, जरूर जाकर के आप हंस के तीनों अंकों को आप पढ़िए। हंस का नवंबर का अंक, दिसंबर का अंक और जनवरी का अंक, ये मध्यकाल पर बहुत महत्वपूर्ण लेख जो है आया है। आप चाहेंगे तो मैं उसमें अंक आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मेरे पास लेखक का नंबर है, मोबाइल नंबर है, उनसे आप
जो है अच्छी तरह से चले, आप नई चीजें सीखें, अपनी खिड़कियां खुली रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैंने कहा उसको आप मानिए, जो मानने है वो उसको मानिए, जो नहीं मानना है आगे बढ़ जाइए। बुद्ध ने यही कहा है, हम लोग तो बुद्ध मेथोडोलॉजी पर चलने वाले हैं। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं समाप्त कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा हूँ, तो मैं जो है अब अपनी बात पूरी करता हूँ। अब जो है आप चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, वर्तमान समय में सवर्ण स्त्री और दलित स्त्री के संघर्ष में क्या अंतर है सर? कुछ प्रमुख तो है, जैसे जैसे कि सवर्ण प्रोफेसर में और दलित प्रोफेसर में अंतर है, वही दलित स्त्री और सवर्ण स्त्री में अंतर है। भाई आप देखते हैं कि दोहरा अभिशाप आप पढ़िए, दोहरा अभिशाप आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कौशल्या वैश्वनाथ का? सर, व्याख्या पढ़ी है, अभी पूरा नहीं पढ़ा। हाँ तो पढ़िए पढ़िए, अब सुधारते पढ़ने का मौका है, पढ़ डालिए, ये आखिरी मौका है आप लोगों को पढ़ने का, फिर नहीं मिलेगा। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैश्वनाथ का पढ़िए और शिकंजे का दर्द जाकर के सुशीला ठाकुर का पढ़िए, दोनों अलग है। देखिए उसको दोहरा दंश झेलना पड़ रहा है। ये कहा जाता है कि जो स्त्री विमर्श है, स्त्री विमर्श जो है अधिकार जो है सवर्ण क्लास की एलिट महिलाएं उनका विमर्श है, लेकिन दलित स्त्रियां जो है उनको वहां भी स्पेस नहीं है, क्योंकि वो जाति का दंश तो डबल दंश है। जैसे कि तुलसीराम जी ने कहा था कि मैं एक तो काना था, एक तो मैं विकलांग हुआ और दूसरा मैं दलित था, एक तो मुझे छुआ नहीं जा सकता है दलित होने का और काना होने का मुझे देखा नहीं जा सकता है, तो दोहरा अभिशाप था। तो स्त्री दलित यदि है तो उसके लिए संकट ज्यादा है, उसका अलग अलग चीज है। इसलिए तो पार्लियामेंट में अलग से मांग चल रही है, दलित स्त्रियों के लिए आरक्षण की मांग चल रही है, इसलिए मांग चल रही है। दलित स्त्री, जैसे मैंने कहा नहीं कि जो प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ विश्वविद्यालय का, लेकिन मैं प्रोफेसर हूँ, जैसे अब यहाँ तक तो देखिए कि राष्ट्रपति है, लेकिन है कौन? दलित राष्ट्रपति है। हाँ सर, बड़ी मुसीबत हो जाती है। हाँ बोलिए, पूछिए अगला। हाँ सर, कुछ प्रमुख बिंदु में जानना चाहती थी, क्योंकि मेरा रिसर्च यही है कि हिंदी की दलित स्त्री कविता में अभिव्यक्त स्त्री जीवन का संघर्ष। दलित स्त्रियों पर करना है। हाँ सर, उनकी कविताओं पर। आप देखिए रजनी अनुरागी की कविता पढ़िए, जाकर के जो हमारी रजत रानी मीनू है, अनीता भारती है, जो इनके काव्य संकलन आए हैं, स्वयं जो है उनका काव्य संकलन आया है सुशीला ठाकुर का, तो आपको अलग पीड़ा दिखेगी, वो उनकी पीड़ा अलग है, वो जो है पीड़ा अलग है। आपने प्रभा खेतान का छिन्नमस्ता पढ़ा? हाँ तो छिन्नमस्ता को पढ़िए, वो छिन्नमस्ता जो है वहाँ उसके पास सब कुछ है, माने जो छिन्नमस्ता की जो नायिका है, जो प्रिया है, जो खासकर वो स्वयं जो प्रभा खेतान ही एक समझ लीजिए, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास, बड़े घर की है, लेकिन इसके बाद भी उसको अधिकार नहीं है, उसको रूप नहीं है। स्त्री के साथ तो गहरा है। यदि स्त्री देखिए, यदि स्त्री दलित है और सांवली है तब संकट और ज्यादा है, लेकिन यदि स्त्री सवर्ण है और सांवली है, उसके पास भेद देने के लिए बहुत कुछ है, तो उसके लिए कहना है वो जाकर के खप सकती है, उस
प्रियम्बल के अनुरूप नहीं है, वो साहित्य अच्छा साहित्य नहीं है, बल्कि उसको साहित्य के अंतर्गत ही नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में चाहिए, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जैसे कि आषाढ़ का एक दिन हो गया, या और ऐसी कई सारी रचनाएं हो सकती है। इन साहित्य या इन रचनाओं के बारे में अरे भाई हमें आगे बढ़ना होगा, उन्हीं को कब तक ढोते रहेंगे भाई? कोई नया मोहर राकेश पैदा नहीं होगा क्या? कब तक ढोते रहेंगे भाई? अरे देखिए मोदी जी देश को मिले, लोग सोचते थे नेहरू जैसे बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, मैं सोचा इंदिरा गांधी से बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं आगे बढ़ेगी दुनिया भाई। तुम लोग लिखो नया आषाढ़ का एक दिन लाओ, कब तक ढोते रहेंगे? वो तो बहुत पुराना। अब देखिए लोग कहते हैं, तुम्हारे आचार्य लोग भी कहते होंगे कि सबसे अच्छी हिंदी साहित्य की पुस्तक बताओ, तो आचार्य शुक्ल का नाम बता देते हैं गुरुजन। लेकिन उनको ये दकियानुसी आचार्यों को ये ज्ञान ही नहीं है, या इतने कस दिमाग के हैं कि उन्हें पता है कि 1941 में जाकर के दिवंगत हो जाते हैं शुक्ल जी, और 43 में प्रयोगवाद आता है। उसके बाद का साहित्य कहाँ से पढ़ोगे? जी सर। 41 में जाकर के वो खत्म, मैंने वो दिवंगत हो जाते हैं। अब 41 के बाद का यदि साहित्य पढ़ना है, नई कविता पढ़ना है, प्रयोगवाद पढ़ना है, कहाँ से पढ़ोगे? और दलित साहित्य तो बात की चीज है, तो जाकर के वहीं अटक जाते। नया नाटक